मैं डॉक्टर अनिल जी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपके साथ में इंटरप्रिटेशन में जो इंटरनल एड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हमारा जो पॉइंट होगा, जो पहले देख चुके हम, जैसे लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रीएम्बल, इन चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। अब आप बात करेंगे मार्जिनल नोट्स, पार्श्व टिप्पणी के बारे में या टिप्पणी के बारे में, जो किसी भी अधिनियम की धारा की जो साइड में या बगल में लिखी जाती है और वे धाराओं के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। इनको बगली टिप्पणी भी कहा जाता है। और प्राचीन काल में जब किसी अधिनियम की वास्तविक अर्थ के बारे में कोई शंका होती थी तो कभी कभी पार्श्व टिप्पणी की सहायता से भी इस अधिनियम का उचित अर्थ ज्ञात कर लिया जाता था। परंतु न्यायालयों ने आधुनिक मत में यह राय है कि कानून में के निर्वचन में पार्श्व टिप्पणी का कोई योगदान नहीं है। ऐसा आधुनिक युग में माना जाता रहा हुआ है। इसमें जो कि एक मामला था जिसमें बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 286 का पार्श्व टिप्पणी संविधान का ही भाग है और इस कारण इस अनुच्छेद के उद्देश्य एवं अर्थ को समझने के लिए इसका प्रयोग या इसका सहयोग लिया जा सकता है। अनुच्छेद 286 के पार्श्व टिप्पणी है माल के क्रय का विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। यह ब्रिटिश संसद के अधिनियम के पार्श्व टिप्पणी के विपरीत संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने के कारण संविधान का भाग है। अब हम अगले उसके बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनल एड्स के बारे में ही है। उसमें हेडिंग ऑफ सेक्शन, मतलब धाराओं को शीर्षक में, तो कुछ धाराओं के समूह के साथ भी उल्लेखित है। न्यायालयों के शीर्षक की धारा और धाराओं के समूह का उद्देश्य माना गया है, इसलिए किसी अधिनियम के निर्वचन में शीर्षक की उद्देशिका के समान ही महत्व प्रदान किया गया है तथा उद्देशिका पर लागू होने वाले नियम लागू होते हैं। अतः अधिनियम की भाषा से उसका अर्थ स्पष्ट हो तो शीर्षक से कोई सहयोग नहीं लिया जा सकता। जैसा कि हमने पहले भी उद्देशिका की बात की, निर्वचन में सहयोग के बारे में भी हम पूर्व में ऐसी ही विचार पे बात कर चुके हैं। लेकिन यदि उसके एक से अधिक युक्तियुक्त अर्थ निकलते हों तो उसमें से कौन सा अर्थ उचित है ज्ञात करने के लिए शीर्षक से सहायता ली जा सकती है। एक जो मामला था जिसमें भीखा बनाम चरण सिंह का था, जिसमें अभिलार्थी प्रत्यर्थी भूस्वामी का किराएदार था और प्रत्यर्थी अभिलार्थी को उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम 1939 की धारा 180 के अंतर्गत बेदखल करना चाहता था। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि के टुकड़े पर उस व्यक्ति को जो उसको इसमें प्रवेश देने का हकदार है या अनुमति के बगैर ही विधि के उपबंधों के प्रतिकूल कब्जा कर लेता है अथवा कब्जा बनाए रखता है तो यह उपबंध प्रस्तुत दृष्टांत में लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके पास दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के द्वारा जो धारा 145 के आदेश के अंतर्गत कब्जा था स्पष्ट किया गया कि धारा 180 केवल उन मामलों में ही लागू होती है जहां भूस्वामी उन व्यक्तियों को बेदखल करने का
प्रयास करता है, जिनके पास कब्जे का कोई अधिकार ही नहीं है। यह बात और भी अधिक उस धारा से शीर्षक में भूमि पर बिना स्वामित्व की कब्जा करने के वाले व्यक्ति को निष्कासित किसे साबित होता है। तो ये हम धारा हेडिंग की बात करें। अब अगला जो इंटरनल एड्स का जो है उसमें ये कहेंगे डेफिनेशन क्लोज से क्या इसमें इंटरप्रिटेशन में आंतरिक सहयोग के रूप में सहयोग लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो परिभाषा अथवा निर्वचन खंडों को कानून में साधारणतः कुछ अभिव्यक्तियों के प्राकृतिक अर्थों की परिभाषा के अनुसार विस्तृत करने तथा उन शब्दों को उसके अर्थ स्पष्ट नहीं है परिभाषा के अनुसार अर्थ देने के उद्देश्य से सम्मिलित किया जाता है। साधारणतः निर्वचन खंड में किसी विशिष्ट शब्द के अर्थ का आशय यही है कि उस कानून में जहाँ पर वह शब्द प्रयोग हुआ है निर्वचन खंड से स्पष्ट किया गया अर्थ लिया जाए। तो वही बात है इसमें जो हमने पिछली बार वो देखे थे कि स्पष्ट प्रावधान है तो उसमें आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक मामला था जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सेठ एंड स्केंटल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जो सुप्रीम के लिए का था उसमें उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 14 के सबक्लोज 2 में प्रयुक्त शब्द न्यायालय शब्द का निर्वचन करते हुए यह अभी निर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 2 जो सी है में दिए गया है जिसके अर्थ में जिसके अभिप्रेत है कि न्यायालय जो कि विषय वस्तु पर वाद ग्रहण करेगा का संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और प्रस्तुत मामले में न्यायालय का अर्थ ऐसे न्यायालयों से है जो कि मध्यस्थता नियुक्त किया जा सकता है। एक अन्य मामला था जिसमें जागीर सिंह वर्सेस बिहार राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि बिहार यात्रियों और माल कराधान लोक सेवा मोटर यान द्वारा ले जाए जाने वाले अधिनियम के बारे में जो कि 1961 का था के शब्द में है स्वामी का निर्वचन किया जिसे ऐसे स्वामी के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें लोक कैरियर यान या उपनिहित ही था। ऐसा प्रबंधक जो कि स्वामी की ओर से करता है सम्मिलित है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि सम्मिलित शब्द का प्रयोग शब्द की अधिक विस्तृत संकल्पना करता है और इसका इसलिए अर्थ यह है कि वास्तविक स्वामी और साथ ही एक अन्य लोग जो जिनकी परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया। और एक अन्य मामला भी था जिसमें महालक्ष्मी ऑयल मिल्स वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य जिसमें मामला था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 के अधीन तंबाकू की परिभाषा के निर्वचन का प्रश्न था जिसकी अनुसार तंबाकू से अभिप्रेरित है कि किसी भी स्वरूप का तंबाकू चाहे वह संधारित हो अथवा असंधारित हो चाहे वह विनियमित हो अथवा नहीं हो और जिसमें तंबाकू पौधे के लिए पत्ती डंठल और तना सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिभाषा सुविस्तृत है और इसमें तंबाकू के बीज सम्मिलित नहीं है क्योंकि परिभाषा के सम्मिलित किए गए भाग को उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया। और इसी में एक अन्य मामला था जिसमें इच्छापुरी औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड वर्सेस सक्षम अधिकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि खनिज अधिनियम 1952 के अधीन खनिज शब्द की परिभाषा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि
में उपयोग के लिए अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 के निर्देश पर सम्मिलित किया गया और इस अधिनियम के संदर्भ में स्कीम और उद्देश्य से यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि अधिनियम के उद्देश्य के अंतर्गत जल भी एक खनिज है, ऐसा न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।